डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे रोग निदान में ग्रहणी रोग। ठीक है, तो ग्रहणी रोग जैसा कि आपको पता ही है, हमने बताया था कि ये अन्न व स्रोतस की व्याधि है। और आचार्य चरक जी ने अन्न व स्रोतस का जो मूल बताया है वो बताया है आमाशय और वाम पार्श्व। ठीक है, तो अन्न व स्रोतस की व्याधि है ग्रहणी, और जब भी अन्न व स्रोतस में कोई दुष्टि होगी तो ग्रहणी रोग या अन्न व स्रोतस से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं जो आपको बताई है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, साथ में ये लिखने के बाद फिर आप व्याधि परिचय जो इसमें दिया है उसका भी थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एग्जाम में कितना नंबर का ये पूछता है। तो वैसे जब ये CCIM सिलेबस के अकॉर्डिंग जब ये ग्रहणी रोग आता था एग्जाम में, तो ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और शॉर्ट में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। मतलब लॉन्ग तो बनना ही बनना था, लेकिन शॉर्ट में भी इससे कुछ पोर्शन अलग से क्वेश्चन इसमें पूछ लेता था ग्रहणी रोग में। ठीक है, तो आपको इतना जानना है कि इसमें जो है क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकते हैं और शॉर्ट में भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका NCISM का सिलेबस है बेटा, इसमें जो है होता क्या है कि 10 नंबर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 10 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं वो 10 नंबर के हैं। तो 10 नंबर तो किसी भी टॉपिक से आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब चैप्टर है ये ग्रहणी रोग, और इससे हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, UG PG हर जगह। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना आप लोग। इसको बोलते हैं स्क्रू सिंड्रोम, या जो है मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं इसको। और व्याधि परिचय में जब इसको देखोगे तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ही ग्रहणी दोष कहते हैं। एक होता है बेटा ग्रहणी रोग, एक होता है ग्रहणी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना है। सारा फोकस इस पे रखो अभी कि ग्रहणी क्या है और ग्रहणी दोष या रोग क्या है। ठीक है, तो ग्रहणी एक तरह से स्टमक को बोल सकते हैं। ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को, जो अग्नि दोष है ना ग्रहणी में, उसमें जो है दोष को ही क्या बोलते हैं, ग्रहणी दोष कहते हैं। ग्रहणी अन्न सेवन के पश्चात अन्न का धारण करती है, पाचन करती है, शोषण करती है तथा अवशिष्ट पदार्थ का मल रूप से में विसर्जन करती है। अब आप थोड़ा सा और रिलेट कर पा रहे होंगे कि ग्रहणी किसको बोलते हैं। जो स्टमक से लेके और लार्ज इंटेस्टाइन तक का एरिया पूरा होता है पोर्शन, उसको बोलते हैं ग्रहणी। क्यों? यहीं पर इसका अन्न का पाचन होगा, अन्न का धारण होगा, पाचन होगा, यहीं पर इसका शोषण होगा, शोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, और अवशिष्ट बनेगा पदार्थ का मतलब फीकल मैटर। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टमक से लेके और लार्ज इंटेस्टाइन तक का पूरा रेक्टम तक का एरिया जहाँ से फीकल मैटर बाहर नहीं हो जाता, ये सब तक मिला के ग्रहणी बोलते हैं। इसमें जब कोई जो अग्नि दोष है जब दुष्ट हो जाती है तो उसी को ग्रहणी दोष या ग्रहणी रोग कहते हैं। ठीक है, ये आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया। सुश्रुत अनुसार जो है, सुश्रुत मतानुसार क्या है बेटा, पक्वाशय तथा आमाशय के मध्य में स्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्रहणी कहते किसको हैं। इन्होंने ग्रहणी का एक डिफिनीशन दिया है आचार्य सुश्रुत ने कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित जो षष्ठी, षष्ठी षष्ठी मतलब होता है बेटा कि जो कलाएं है ना, 7 कलाएं, उसमें जो षष्ठी पित्त धरा कला है उसी को बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, तो पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित षष्ठी जो पित्त धरा कला है उसी को कहते हैं ग्रहणी। इसी ग्रहणी में होने वाली दुष्टि को ग्रहणी रोग कहते हैं। तो आज से एक कन्फ्यूजन दूर कर लेना। अगर कोई पूछता है ग्रहणी क्या है, एग्जाम में भी ध्यान देना है आपको कि ग्रहणी क्या है, तो आप ग्रहणी के बारे में लिखोगे, उस एरिया के बारे में, उस ऑर्गन के बारे में बताओगे। ये नहीं कि आप ग्रहणी दोष, ग्रहणी रोग के बारे में वर्णन करना शुरू कर दो एग्जाम में। ध्यान से देखना वो ग्रहणी रोग पूछा है या ग्रहणी मतलब केवल ग्रहणी पूछा है। ठीक है, चलिए। जब मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधो मार्ग द्वारा पक्व या अपक्व मल रूप में प्रवृत्त होता है तो उसे ग्रहणी रोग कहते हैं। इस रोग में अपक्व या पक्व अन्न विदग्ध होकर अधोगति से बाहर निकलता है। तो कुल मिला जुला के क्या है कि
मंदाग्नि होगी। और विदग्ध आहार जो है, विदग्ध आहार मतलब जिन आहार का सही से पाचन नहीं हो पाया है, ठीक है, वो आहार अधोमार्ग द्वारा जो है पक्वमल या अपक्वमल के रूप में क्या होता है, प्रवृत्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रहणी रोग बोलते हैं। चलिए, तो ये खास बात इसमें है कि इस रोग में अपक्व या पक्व अन्न जो है विदग्ध होकर अधोगति से शरीर से बाहर निकलता है। ये खास बात है कि पक्व या अपक्व किसी भी रूप में वो बाहर निकल सकता है अधो। अब देखिए ग्रहणी की वो निरुक्ति और व्युत्पत्ति, ठीक है। चलिए, निरुक्ति और व्युत्पत्ति क्या होता है, तो ग्रह प्लस अग्नि, ग्रह प्लस अनि में इंगीस प्रत्यय लगाने पर ग्रहणी शब्द बनता है। ग्रह प्लस अनि दांत में इंगीस प्रत्यय लगाने पर ग्रहणी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना, ठीक है। जो भी आप खाते पीते हो, जो भी है, सब उसमें ग्रहण हो जाता है, जाके धारण हो जाता है, वो ग्रहण करना, उसी को कहते हैं ग्रहणी। चलिए, ठीक है। आचार्य चरक ने इसका जो वर्णन किया है वो चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में ग्रहणी रोग जो है, ग्रहणी दोष अध्याय, ग्रहणी रोग अध्याय में किया है। चलिए, ग्रहणी रोग का निदान क्या है, सामान्य निदान पढ़ते हैं। जनरल कॉज क्या है, कौन सी ऐसी कारण है जो ग्रहणी की उत्पन्न कर सकता है, तो ग्रहणी के चरक के मतानुसार ग्रहणी रोग के प्रमुख निदान ये हैं, निम्न प्रकार से हैं। क्या, सबसे पहले हम कहेंगे इस आपको श्लोक को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। और हमने पीछे भी एक बीमारी पढ़ाई थी, उसमें ये वाले लाइन बताई थी लास्ट वाली, अभी वो आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको बिल्कुल टिक कर लेना है आपको, और ये याद करना बेटा, बहुत आसान श्लोक है, ठीक है। क्या है, आभोजनाद अजीर्ण अति भोजनाद विषम अश्नात, ठीक। तो अभोजनाद मतलब भोजन या तो नहीं कर रहा है, या अजीर्ण में ही भोजन कर रहा है, या अति भोजन कर रहा है, ज़्यादा भोजन कर रहा है, या विषम असन कर रहा है, ठीक है। ये सब कारण होता है किसका, ग्रहणी। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा है, आसातम में, या तो आसातम में भोजन कर रहा है, गुरु भोजन कर रहा है, शीत अतिरुच्छ भोजन कर रहा है, चाहे वो शीत या अतिरुच्छ भोजन कर रहा है, ठीक है। तो जो है ये भी क्या दिक्कत है, ग्रहणी काज करेगा। संदुष्ट भोजनात्, ठीक है। विरेक बमन स्नेह विभ्रमात, मतलब बमन विरेचन और स्नेहन का क्या हो जाए, विभ्रम हो जाए, अति हो जाए इसका, तब भी ग्रहणी रोग होता है। आप सेम श्लोक पढ़ के आए हो, कहाँ पर, अग्निमांद में, कि यही सेम निदान किसका पढ़े थे, अग्निमांद में। तो अगर आप ये श्लोक आप लिख के आते हो एग्जाम में, तो आप एक साथ जो है दो दो व्याधियों का आपको निदान याद हो जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है बेटा, कि आपको क्या याद होना चाहिए, जो है इसके निदान याद होने चाहिए। ये श्लोक कि आ भोजनाद अजीर्ण अति भोजनाद विषम स्नात आसातम गुरु शीत अति रुच संदुष्ट भोजनात विरेक वमन स्नेह विभ्रमात व्याधि कर्षणात, ठीक है, व्याधि का कर्षण, और देश काल ऋतु वैषम्याद बेगा नाम चा विधारणात, ये बताए थे ना, दो जगह आएगा। तो यही है बेटा सामान्य निदान, यहाँ भी है ग्रहणी में भी, और यही अग्निमांद में भी पढ़े हो। और अगर ये इतनी सारी लाइन रहे याद रहेगी, तो हिंदी में आप अग्निमांद में या रुचि में और जितने अन्वास रोतस की ऐसी व्याधियाँ पढ़े हैं, वहाँ कुछ कुछ पॉइंट इसके लिख सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो भोजन का सेवन ना करना, अजीर्ण में ही कर लेना, विषम असन अधिक मात्रा में, आसाता में गुरु, ठीक है, विरेचन वमन का स्नेहपान का विभ्रम होना, या रोग जन्य जो है कृष्णता होना, ठीक है, देश काल तथा ऋतु में विषमता, तो ये सब होता है। वेग का अवरोध है ना, वेग का अवरोध हमने बताया है कि ये सभी बीमारियों में आप डाल के आइए, सब जगह सही होता है इसका वो, ठीक है। आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कहा है, ग्रहणी रोग में प्रमुख निदान क्या बताए हैं, अतिसार से ग्रस्त होना, अतिसार से निवृत्त के पश्चात अहित आहार विहार का सेवन फिर करने लग जाना, और जठराग्नि मांद होना। देखो डेर, एक ही आचार्य का कोई भी पढ़ के आप जाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग आचार्य का वहाँ आपको लिख के आना है। लिखना है सामान्य निदान अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, यही एक श्लोक लिखना है, और ये हिंदी लिख पाओ तो लिख के आओ, ठीक है। श्लोक बिल्कुल ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है, श्लोक आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें वातज क्या है, पित्तज क्या है ना।
वातज ग्रहणी के निदान और पित्तज ग्रहणी के निदान। मतलब जैसे जैसे वात पित्त, इसका मतलब ये है कि जो ग्रहणी रोग है वो वातज भी होती है, पित्तज भी होती है, ऐसे ही इसके भेद अभी पढ़ेंगे। ठीक, भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें भेद पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या है कि निदान बता रहे हैं, अभी आगे भेद बताएंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी यहाँ आपने अगर जो है जनरल सामान्य निदान पढ़ लिया है तो आगे की ज़रूरत नहीं है कि इसको जो है विशिष्ट निदान आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर आपको भेद याद है तो आपको ये पता चल गया कि कितनी जो है कौन कौन से भेद के अनुसार है, तो वो जो है भेद डाल के, जैसे वातज ग्रहणी होता है, वातज के निदान कौन कौन से खान पान आहार विहार क्या करेंगे, वात को बढ़ाएंगे, उसको आपको लिखना है। तो कटु तिक्त कसाय रस आपको पता है ये वात को बढ़ाते हैं। अति रुचि भोजन वात को बढ़ाता है। अति शीत अति अल्प भोजन वात को बढ़ाता है। अनशन अधिक मार्ग गमन करोगे, एक्सरसाइज करना, वेग अवरोध, है ना, ये सब किसको बढ़ाते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं डियर। तो क्या करते हैं ये सब जो है, अगर वातज निदान का सेवन करेंगे तो वातज ग्रहणी होगा। ऐसे ही पित्त को बढ़ाने वाले आहार विहार करोगे तो पित्तज ग्रहणी होगा। कटु रस, विदाही आहार, अम्ल रस, क्षार, पित्तवर्धक वस्तुओं का सेवन, ये सब क्या है, सब पित्त बढ़ाएंगे। कफ वाले में देखो गुरु, अति स्निग्ध, शीतल आदि आहार द्रव्यों का सेवन, अत्यधिक भोजन करना, भोजन के पश्चात शीघ्र शयन कर लेना, ठीक है, ये सब क्या है, कफज ग्रहणी के निदान है। चलिए, त्रिदोषज ग्रहणी, तो तीनों को मिला के जो है इसके कारण बनेंगे वातज पित्तज कफज ग्रहणी के जो सम्मिलित निदान ही त्रिदोषज ग्रहणी के निदान होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि दोष कौन कौन से हैं, कौन कौन से भेद हैं, उसी अनुसार उसको बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन करवा के ग्रहणी रोग का हम निदान लिख सकते हैं। तो ये उतनी खास बात नहीं है जितना सामान्य निदान आपको अच्छे से वो श्लोक याद होना चाहिए। कौन सा? अभी जो बताए हैं, आभोजनात्, अजीर्ण भोजनात्, अति भोजनात्, विषम आसनात्, आसातम में गुरु, शीत स्निग्ध शीत अतिरुचि संतुष्ट भोजनात् था ना, विरेक बमन स्नेह का जो विभ्रम हो गया था, व्याधि कर्षण देश काल ऋतु वैषम्याद बेगानाम चा विदारणात्। बिल्कुल बहुत आसान श्लोक है, 2-3 बार लिखोगे पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, अब जो है बताते हैं आपको कि ग्रहणी रोग की सामान्य एवं विशिष्ट संप्राप्ति का निर्माण निम्न प्रकार से संभव है। तो संप्राप्ति क्या है कि सामान्य संप्राप्ति यह है कि ग्रहणी अग्नि का क्या करती है, आश्रय स्थल है तथा या खाए हुए अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इसे ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी अपक्व अन्न का धारण तथा पक्व अन्न को अपने पार्श्व में नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है, वाम पार्श्व नीचे की तरफ धकेलती है। विभिन्न हेतुओं का सेवन करने से अग्निमांद की जब उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण ग्रहणी विकृत होकर अपक्व अन्न को गुद द्वारा बाहर निकालती, जब गुदा द्वारा बाहर निकालती है तो उसी को क्या कहते हैं, ग्रहणी रोग। चलिए, उपरोक्त निदानों का सेवन अग्निमांद हुआ बेटा, आम दोष की मतलब उत्पत्ति हुई, यही लिख के आपको आना होता है बढ़िया बना के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, षष्ठी पित्त द्रा कला जो है मैं उसमें स्थान संश्रय करेगा ये आम दोष जाके, और ग्रहणी की दुष्टि कर देगा। जब ग्रहणी की दुष्टि हो जाएगी तो ग्रहणी क्या करेगी, पक्व और अपक्व अन्न, पक्व या अपक्व या दोनों का जो है क्या करेगा, अधो मार्ग से निहरण करेगा। कभी बद्ध और कभी द्रव मल की प्रवृत्ति करेगा, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन टाइप का होगा, कभी जो है डायरिया टाइप का होगा, है ना, ऐसे मल जो है करेगा, तो उसी को बोलते हैं ग्रहणी रोग। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, इसी को आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए, संप्राप्ति घटक आधा तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये दोष कैसा है, त्रिदोषज है, आपने भी पढ़ा, वातज पित्तज कफज, तीनों के कारण वहाँ ऊपर पढ़ के आए तीनों दोष, और सन्निपातज भी होता है, तो त्रिदोष यहाँ लिख दिया। दूष्य क्या होता है बेटा, अन्न व स्रोतस की व्याधि है, तो अन्न तो दूषित होगा ही, साथ में रस दूषित हो रहा है, तभी आम दोष की उत्पत्ति हो रही है। वही आम दोष जो है षष्ठी पित्त द्रा कला में जाके स्थान संश्रय करती है ना। चलिए, तो स्रोतस क्या होता है बेटा, अन्वा और पुरीस्वा स्रोतस हमने बताया था, एक मेन स्रोतस तो होता ही है जिस स्रोतस की वो व्याधि है अन्वा, बाकी एक के साथ एक दो स्रोतस और दुष्ट हो सकते हो, पुरीस्वा स्रोतस। चलिए, अधिष्ठान क्या है, पित्त धरा कला और ग्रहणी इसके अधिष्ठान है। और हमने जो बताया था कि अन्वा स्रोतस का जो मेन अधिष्ठान है वो क्या है कि आमाशय और वाम पार्श्व। चलिए, वो भी लिख सकते हैं आप। स्रोतो दृष्टि का प्रकार क्या होता है, अति प्रवृत्ति, अति प्रवृत्ति मतलब
जब ग्रहणी रोग मतलब होता है अग्निमान से, तो वही बता रहा ना, पक्व और अपक्व मल का जो है प्रवृत्ति होना, 2 मार्ग से निहरण होना, तो इसका भी ग्रहणी का भी क्या है, अति प्रवृत्ति है, संग नहीं हो रहा है। ठीक है। स्वभाव कैसा है, दारुण बीमारी है, मंदता, अग्नि की मंदता हो जाती है इस बीमारी में, और साध्य साध्यता में बेटा बहुत कृच्छ साध्य व्याधि है, थोड़ी कठिनाई से ठीक होने वाली व्याधि है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका भेद ग्रहणी का। तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने ग्रहणी रोग के 4 भेद बताए हैं। ठीक है। ग्रहणी रोग के कितने भेद बताए हैं, 4 रोग, सॉरी 4 भेद। तो वातज, पित्तज और कफज, सन्निपातज यानी त्रिदोषज, उसी को सन्निपातज कहते हैं। ठीक है। ये 4 भेद बताए हैं आचार्य चरक और सुश्रुत। लेकिन माधवकर ने जो है कितने भेद बताए हैं, 6 भेद बताए हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आचार्य माधवकर ने ग्रहणी के कितने भेद, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ये इनका थोड़ा सा यूनिक है आचार्य माधवकर का। तो वातिक ग्रहणी, पैतिक, कफज और सन्निपातज, ये 4 के अलावा बेटा उन्होंने संग्रह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी बोला है। तो संग्रह और घटी यंत्र ग्रहणी का नाम किसने बताया है, आचार्य माधव निदान ने। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक। आचार्य गणनाथ सेन ने, हाँ इसको भी इसलिए पढ़ना है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको लिखने को देगा। ये अलग से तो ऐसे नहीं आपको लिख के आना है, आपको कोई एक ही आचार्य एग्जाम में लिख के आना है, एक ही आचार्य के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जाम में भेद लिखना है, बैठ के सब नहीं छापना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। लेकिन 1 नंबर में कभी कभी वो पूछता है, जैसे कि गणनाथ सेन ने ग्रहणी रोग के कितने भेद बताए, या इनमें से कौन सा जो है एक आचार्य गणनाथ सेन ने बताया है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, उस 1 नंबर के लिए आपको तैयार रहना है। तो 4 भेद बताए हैं, जिसमें राजग्रहणी, क्षतज, क्षयज और निर्मोक ग्रहणी इन्होंने बताए हैं। तो ये राज, क्षतज, क्षयज और निर्मोक ऐसा किसी ने नाम नहीं बताया है, वो जो अलग जो बताए थे आचार्य माधव निदान। ठीक है। संग्रह और घटी यंत्र ग्रहणी। तो इसमें से पूछेगा ऐसे कि निम्न में से कौन सा आचार्य गणनाथ सेन के द्वारा बताई हुई ग्रहणी है या नहीं है। ठीक है। 1 नंबर में, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, राज, क्षतज, क्षयज और निर्मोक। ठीक है। चलिए, उसके बाद बेटा बहुत सारे भेद हैं, स्वतंत्र भेद से भी वर्णन है। स्वतंत्र ग्रहणी मतलब बिना अतिसार की उत्पत्ति के होने वाली ग्रहणी, मतलब ये स्वतंत्र कहते हैं, क्यों, हमने आपको बताया था आग वाली बात। अतिसार, अर्श और ग्रहणी ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर निदान होते हैं। अगर अर्श हुआ है, अतिसार हुआ है, तो ग्रहणी उत्पन्न कर देगा। ग्रहणी है तो अर्श और अतिसार को उत्पन्न कर सकता है। इसमें से कोई भी एक है तो दोनों को उत्पन्न कर सकता है, या कोई भी 2 है तो एक को उत्पन्न कर सकता है। इसी को कहते हैं परस्पर निदान। तो वो परतंत्र होता है बेटा। परतंत्र मतलब एक किसी के कारण से हो रहा है, जैसे अतिसार के पश्चात अपत्य का सेवन आपने किया तो उत्पन्न हो गया ग्रहणी। तो ये एक दूसरे के परस्पर निदान में आते हैं, तो ये परतंत्र ग्रहणी है, खुद से नहीं हुई है, किसी बीमारी से हुई। लेकिन स्वतंत्र ग्रहणी क्या है, स्वतंत्र ग्रहणी वही है जो आपने अदुष्ट, अजीर्ण ये सब भोजन किया था ना, विषमासन, तो ये सब करने की वजह से क्या हुआ गया था कि ग्रहणी में जो ग्रहणी का दोष है वो विकृत हो गया था। ग्रहणी में जो दोष है मतलब वात पित्त कफ, उसमें दृष्टि हो गई, प्रकोपित हो गए और अग्निबांध हुई, तो वो उत्पन्न हुए। आई बात समझ में। तो वो स्वतंत्र रूप से हो रहा है, किसी बीमारी से नहीं उत्पन्न हो रहा। तो वही कह रहा है कि बिना अतिसार के उत्पत्ति से होने वाली ग्रहणी जो होती है स्वतंत्र होती है, और परतंत्र कौन सी होती है, जो रोग के बाद हो, यानी अतिसार के बाद। तो हमने बताया था 3 चीज़ें होती हैं, आग लगा देती हैं, अर्श, अतिसार और ग्रहणी। ये तीनों एक दूसरे के परस्पर निदान होते हैं। ये तीनों में आप लिख के आ सकते हो, ये बताया था हमने जब अतिसार आपको बताया था, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है। चलिए, पूर्व रूप क्या होता है बेटा। आचार्य चरक ने ग्रहणी के जो निम्न पूर्व रूप का वर्णन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट है ग्रहणी का। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, तृष्णा, आलस, बलक्षय। ठीक है। खाए हुए अन्न का क्या है, विदाह, जो आपने खाया है अन्न उसका क्या हो रहा है, विदाह हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्निंग सेंसेशन इन एब्डोमेन। ठीक है। उसके बाद क्या है, शरीर में भारीपन लग रहा है,
जब खाना सही से नहीं पचता है, आम की उत्पत्ति होती है शरीर में, तो शरीर में भारीपन लगता है। भोजन का चिरपाक मतलब होता है बेटा लेट से खाने का पाचन होना। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने उपरोक्त जो है पूर्व रूपों के अतिरिक्त कुछ और भी पूर्व रूप उन्होंने बताया है सुश्रुत जी ने, वो तो आचार्य चरक जी 6 बताए हैं। तो एग्जाम में आप अगर वही ऊपर 6 लिख के आते हो तब भी सही है, और इसको या तो इनके ही लिख के आते हो उसके अलावा तो भी सही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तृष्णा, आलस, बल, क्षय, खाए हुए अन्न का विधान जो है विदाह, और शरीर में भारीपन और भोजन का चिरपाक, इतना ही आप लिख के आओगे। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा आपको पूर्व रूप में। बाकी इन्होंने सुश्रुत जी ने कुछ और चीज़ें बताई हैं कि अगर ग्रहणी उत्पन्न होनी होती है तो उसके पहले क्या उत्पन्न हो जाता है? कास, आरुचि, आंत्रकूजन और कर्णछेद। देखो, कास एक बीमारी, खांसी, आरुचि, ठीक है, एनोरेक्सिया, ये 2 बीमारी तो बता रहा, लेकिन आंत में कूजन और कर्ण में छेद, ठीक है, टिनाइटस। तो ये तो आंत कूजन, आरुचि, कास तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ग्रहणी के लिए, ठीक है, लेकिन ये कर्णछेद जो है नहीं जल्दी समझ में आता है कि कान में जो है टिनाइटस हुआ है और ग्रहणी रोग उत्पन्न कर देता है बाद में। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, ये अच्छे से याद रखना कि कर्णछेद अगर किसी को है तो आगे चल के वो ग्रहणी रोग उत्पन्न कर सकता है। ये पूर्व रूप है। ठीक है, अष्टांग हृदयकर ने ग्रहणी रोग के निम्न पूर्व रूपों का वर्णन किया, इन्होंने भी अपनी बताई है। तो इनका काम ही ये होता है अष्टांग हृदयकार का कि चरक साहब को और सुश्रुत साहब को, इन दोनों को क्या करते हैं, वो एक साथ मिला लेते हैं चरक और सुश्रुत को। तो देखो, अंग सात, भोजन का चिरपाक, लालास्राव, मुखबैरस, आरुचि, तृष्णा, भ्रमक्लम, उदर आना, कभी कभी छर्दी और कर्णछेद, आंत्र कूजन। देखो, इनका कुछ मिला लिया, कुछ उनका ले लिया और एक आध टर्म अपना डाल दिया, तो ये हो गया इनका। ठीक है, बस आपको एग्जाम में कोई एक याद रखना है बेटा, और लेकिन अगर कोई खास याद रखना है तो चरक का या फिर वाग्भट का याद रखो, और साथ में जो सुश्रुत जी ने ये बताया ना कर्णछेद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्णछेद दोनों ने बताया है, मतलब वाग्भट भी बताया है और सुश्रुत भी, लेकिन सबसे पहले जो सुश्रुत ने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई बात समझ में? चलिए, लक्षण क्या होता है ग्रहणी रोग के? निम्न लक्षण होते हैं। सबसे पहले सामान्य लक्षण देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य लक्षण का एक श्लोक होगा, चाहो तो याद करो, नहीं याद कर सकते हो तो मत करो, ये ठीक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है श्लोक हर चीज़ का। लेकिन कुछ शब्द होते हैं श्लोक के, उसको ऐसे ही लिख के आना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अतिश्रेष्ठ विबद्ध द्रव मल की प्रवृत्ति होना, या तो बहुत ज़्यादा गीला या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन टाइप का। ठीक है, तो पैसेज ऑफ सेमी सॉलिड या लिक्विड स्टूल। तृष्णा बहुत लगेगी, देखो पूर्व रूप में भी था और उसमें भी था और इसमें भी है, क्या लक्षण में भी। आरोचक, मुख बैरस, परसेक, तमक श्वास। ठीक है, तमक श्वास इसका एक लक्षण है। किसका? तमक श्वास। जब पढ़ोगे आप, श्वास का एक भेद भी है। ठीक है, संतमक परतमक, तमक श्वास का एक भेद है, मतलब तमक श्वास अपने आप में श्वास का एक भेद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लक्षण के रूप में उत्पन्न हुआ है ग्रहणी के। तो जब ग्रहणी रोग होता है तो तमक श्वास होता है। ठीक है, हस्तपाद में शोथ, अस्थि तथा संधि में वेदना, बमन और ज्वर। ठीक है, ज्वर भी अपने आप में एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है, और इसके लक्षण के रूप में उत्पन्न हुआ ग्रहणी के। तो तमक श्वास, ज्वर। ठीक है, लौह आम के समान गंध युक्त तिक्त अम्लोदगार, यही मैं बता रहा था, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो बिल्कुल श्लोक से आपको लिख के आना और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है बेटा? लोह आम गंधिश तिक्त अम्ल उद्गारस। ठीक है, जायते। तो लोह आम गंधिश तिक्त अम्ल उद्गारस, ये आप लिख के आना, लोह आम गंधी। लोह आम गंधी मतलब लौह और आम के समान गंध। आम वो आम नहीं, मैंगो नहीं बेटा, जो आम शरीर में बनता है वो। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि लोह आम गंधिश तिक्त अम्ल उद्गारस। हमने आपको रक्तपित्त पढ़ाया था निदान स्थान में। ठीक है, जो बच्चे पढ़े होंगे जानते हैं। रक्तपित्त का भी ऐसे ही एक जो है लक्षण आता है, वहाँ मैंने बताया था, लेकिन वहाँ क्या नहीं है वो हमको आप लोग कमेंट में बताना, और वहाँ पर क्या है वो भी बताना। ठीक है, लोह आम गंधिश तिक्त अम्ल उद्गारस, ये किसका है? ग्रहणी का सामान्य लक्षण है। चलिए, सुश्रुत ने ग्रहणी के और भी कुछ लक्षण बताए हैं। भोजन के तुरंत बाद आम मल की प्रवृत्ति होती है। दुर्गंध युक्त, कभी बद्ध और कभी द्रव मल की प्रवृत्ति होती है। पीड़ा युक्त मल का
त्याग करता है। ये कुछ और लक्षण उन्होंने अलग से बताए हैं। चलिए, वेदानुसार विशिष्ट लक्षण हमने बताया था। विशिष्ट लक्षण और विशिष्ट निदान आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है, ये करना है। उसमें जो एक आध पॉइंट होता है खास, वही आपको जो है लिखना होता है, लिख के याद करके जाना होता है, लिखना होता है। बाकी सब जो दोष होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको लक्षण लिखने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वो निदान लिखने हैं। ठीक है, जैसे वातज ग्रहणी पढ़ रहे हो तो वात बढ़ाने वाले खान पान सब डाल दो, वो उसके निदान हो गया। और जो वात के लक्षण होते हैं, जैसे वात बढ़ने से क्या क्या हो सकता है शरीर में, वो सारे उसके लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो वातज ग्रहणी के, हाँ बस ये ध्यान देना है कि कहाँ की बीमारी आप पढ़ रहे हो और वहाँ पर वो वात बढ़ के क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ग्रहणी जैसे कि हमने बताया कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया होता है, कि स्टमक से लेके जो है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरा एरिया क्या होता है, ग्रहणी होता है। अब उन्हीं एरिया में क्या क्या वो वात बढ़ के कर सकता है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो जो ग्रहण किए गए अन्न का कष्टपूर्वक पाक होना, बिल्कुल वात बढ़ा हुआ है, वातिक ग्रहणी है, तो क्या करेगा, अन्न का कष्टपूर्वक पाक होगा, रुच कर देगा पूरे एरिया को। ठीक है, अन्न क्या है, अन्न का अम्ल पाक होना, ये इम्पोर्टेंट है। अन्न का अम्ल पाक क्यों, इंक्रीज एसिडिक सिक्रीशंस, मतलब जब ढंग से पाचन नहीं होता है, अम्ल बनता है पेट में। ठीक है, अन्न का अम्ल पाक, अम्ल पाक अक्सर कहाँ लग जाता है आंसर जाके, जो है पित्तज ग्रहणी में या पित्तज बीमारियों में, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, बाकी खरंगता, मुख तथा कंठ में शोष होगा, क्षुधा लगेगी, भूख प्यास लगेगा, तृष्णा की अधिकता होगी, ये सब वातज में होता है। ठीक है, और खास बात तिमिर, तिमिर मतलब ब्लैक आउट्स, मतलब होता है बेटा आंखों के सामने अंधेरा जो छा जाता है, ये है। तो तिमिर इंपॉर्टेंट, जो हम गोला बना रहे हैं उसको आप जरूर लिख के आना। ठीक है, वो किसके लक्षण है। कर्णनाद देखो यहाँ पर बताया आचार्य चरक ने, कर्णनाद किसका लक्षण है, वातिक ग्रहणी का लक्षण है। और कर्णछ्वेद जो है आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट्ट, ये दोनों ने बताया था क्या, कर्णछ्वेद के बारे में, कि उसका पूर्व रूप है, बताया था ना। तो कर्णछ्वेद और कर्णनाद, देखो मॉडर्न में तो टिनाइटस ही बोल देते दोनों को, लेकिन कर्णनाद और कर्णछ्वेद में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों एक ही चीज़ है। तो ध्यान रखना, जब आप आओगे फाइनल ईयर में तब आपको बताया जाएगा कि कर्णनाद क्या है और कर्णछ्वेद क्या है। ये पढ़ाने बैठ जाएंगे तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, विसूचिका, विसूचिका जो है आप पढ़ के आओ, डिसेंट्री। ठीक, ये होता है वातज ही के कारण होता है। मुख वायरस से होना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक, इसको पढ़ के जाना। बाकी हृदय पीड़ा, कार्स दौर्बल, गुदा में कर्तनवत पीड़ा और सर्वरस भक्षण की इच्छा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी रसों के जो है भक्षण की इच्छा होना, ये वातिक ग्रहणी का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी में कई बार पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें सभी प्रकार के रसों के भक्षण की इच्छा होती है, सभी प्रकार के रस खाने की इच्छा होती है, वो है बेटा क्या, वातिक ग्रहणी। ठीक है, और ऐसी व्याधि कौन सी होती है जिसमें सभी रसों को खाने से ऐसी कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है, तो वो एक दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, ये एक क्वेश्चन है कि सभी रसों की इच्छा होती खाने की, और एक व्याधि ऐसी होती है जिसमें सभी प्रकार के रसों का अधिक सेवन करने से वो व्याधि उत्पन्न होती है। चलिए, भोजन के पच जाने पर तथा पाचन काल में आद्यमान होना, ये भी वातिक ग्रहणी का है। थोड़ा भोजन करने पर स्वास्थ्य की प्रतीति होना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हल्का सा आपने भोजन खाया तो ऐसे लगेगा कि अब थोड़ा आराम है। ठीक है, वात गुल्म, हृदय रोग, प्लीहा रोग की शंका उत्पन्न हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। वात रोग, गुल्म, हृदय रोग और प्लीहा रोग की शंका उत्पन्न हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट था, हमने बता दिया क्या उसमें था, वो आपको याद रखना है। पैतृक ग्रहणी के लक्षण क्या होते हैं बेटा, आचार्य चरक ने पैतृक ने वातिक ग्रहणी के, ये वातिक नहीं है, इसको काट के आप लोग क्या लिख देना, पैतृक ग्रहणी। ठीक है, तो ये जो है पैतृक ग्रहणी के निम्न लक्षण बताएं क्या क्या। रोगी पीताम्बर का हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, नील पीताम्बर के मल का निःसरण करता है, पूयुक्त अम्ल उद्गार करता है ना, हृदय तथा कंठ में दाह करेगा, आरुचि और तृष्णा करेगा। तो जितने एलिमेंट्री कैनाल में पित्त से बढ़ने से दिक्कतें आ सकती है वो सब आप लिख के आना, सब सही होता है। कफज ग्रहणी में क्या होगा, खाए हुए आहार का कठिनता से पाचन होगा। क्यों, कफज ग्रहणी में आम बन जाता है ज़्यादा, अग्निमांद हो जाता है, तो सही से पाचन नहीं होता है। ठीक है, हृदलास तथा छर्दी होना,
ठीक, ये भी जो है कफ का लक्षण है। आरुचि, मुख वायरस, मुख के अंदर जो भीतर है मल, क्या नाम है, मल लिप्तता, ठीक है, कोटिंग हो जाती है इनसाइड द माउथ, मतलब गंदगी। मुख माधुर्य, ये भी किसका लक्षण होता है, ग्रहणी, मतलब कफज का लक्षण है मुख माधुर्य, तो कफज ग्रहणी में लिख सकते हो। काश, स्टीवन, पीनस, उद्गार, गौरव, सदन, मैथुन की अनिच्छा, ठीक है, ये किसमें है, कफज में, ग्रहणी में। पतला आम, गुरु, कफ युक्त मल का निःसरण, पीड़ित व्यक्ति कृष्ण नहीं होता परंतु दुर्बलता रहती है। भाई जब खाना सही से पच नहीं रहा है, देखने में वो कफज व्यक्ति है, कफज तो ऐसे भी देखने में मोटा तगड़ा लगता है, लेकिन क्या होता है, दुर्बल होता है वो बेचारा, क्यों, खाना सही से पच नहीं पा रहा है, ठीक है। सन्निपातिक ग्रहणी के इनमें तीनों दोषों के लक्षण सन्निपातिक होते हैं, कुछ नहीं ऐसा है। संग्रह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में ये जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है कि संग्रह ग्रहणी का वर्णन करें या जो है घटी यंत्र ग्रहणी का वर्णन करें। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ग्रहणी के बारे में 2-3 लाइन लिखोगे कि ये ग्रहणी बीमारी जो है क्या है। जब भी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जाए कोई इन सब से, दोनों से रिलेटेड, या फिर जो उन्होंने निर्मोग ग्रहणी और वो बताइए ना अलग से, राज, क्षयज, छतज, निर्मोग ग्रहणी जो गणनाथ सेन जी ने बताई है, इसमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या है निर्मोग ग्रहणी, क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो जब भी आपको ग्रहणी में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछे तो आप हमेशा ध्यान रखना, पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे वो हेडिंग डाल के कि ये ग्रहणी किस स्रोतस की व्याधि है, किस स्रोतस में दुष्टि होने पर उसका मूल अधिष्ठान क्या है, मूल क्या होता है, और उसमें दुष्टि होने से ये रोग बीमारी उत्पन्न होता है। ये इंट्रो जरूर डालोगे, निरुक्ति भी डालोगे कि ग्रहणी कैसे बनती है। ग्रह प्लस आनी में इंगी प्रत्यय करने पर ग्रहणी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी डाल के उसके बाद आप आओगे कि आचार्य जिसने जिसकी भी पूछा, जैसे संग्रह ग्रहणी पूछा है या इसने, कि इस ग्रहणी का वर्णन, विस्तृत वर्णन या अच्छे से वर्णन किसने किया है, माधवकर जी ने किया है, ठीक है। तब आप आगे बताओगे इसमें होता क्या है, आई बात समझ में, तब वो एक कंप्लीट अच्छे से क्वेश्चन माना जाता है। नहीं तो पता लगा संग्रह ग्रहणी क्या है, आपने हेडिंग डाला और सीधे लिख दिया, उसमें आंत्रकूजन होता, आलस होता, दौर्बल होता, बेटा 5 नंबर में 2 नंबर दे देगा, तब भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए 5 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैसे लिखना है ये तरीका आप जान लो, ठीक। तो हमने बता दिया कैसे लिखना है, उस हिसाब से लिखते हुए तब इसके लक्षण लिखना है कि आंत्र में कूजन होना, ठीक है, संग्रह ग्रहणी में आलस होना, दौर्बल्य होना, सदन, कटी वेदना, द्रव, शीत, घन, स्निग्ध, आम युक्त अत्यधिक मल का त्याग करना, पिच्छिलता युक्त मल, आक्रमण काल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि संग्रह ग्रहणी की जो मारकता है, मतलब आक्रमण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है पीजीए में भी, यहाँ भी हो सकता है 1 नंबर में पूछे कि 1 माह में या 15 दिन में या 10 दिन या प्रतिदिन भी हो सकता है इसका आक्रमण काल। संग्रह ग्रहणी कितने कितने दिन पे होता है, तो 1-1 महीने पे वापस आ सकता है, 15 दिन पे या 10 दिन पे, या फिर प्रतिदिन भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इसका आक्रमण काल, दीवा प्रकोप तथा रात्रि में समन, दिन में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है संग्रह ग्रहणी का, और रात्रि में क्या हो जाता है, समन हो जाता है। तो ऐसे याद रख लेना कि दिन में सब जो है जगते हैं तो खूब प्रकोपित रहते हैं, घूमते हैं, रात्रि में सब सो जाते तो समन हो जाता है। तो संग्रह ग्रहणी का दीवा प्रकोप होता है, रात्रि में बेटा समन हो जाता है। दुष्चिकित्स्य होता है तथा चिरकालीन व्याधि है, बहुत धीरे धीरे से लंबे समय तक ही चलने वाली व्याधि है, ठीक है, होती बहुत पहले से। चलिए, जो है संग्रह ग्रहणी त्रिदोषज ग्रहणी का एक परिवर्धित रूप माना जाता है। ये परिणामता यह असाध्य या कष्ट साध्य होता है, ठीक है। आइए घटी यंत्र ग्रहणी देखना है। अगर मान लो ये पूछता है, फिर भी वो सारे कहानी जो मैं बता के आया हूँ वो लिखना है, ठीक। क्या करता है, करवट बदलते समय, मल त्याग के समय, जलपूर्ण मशक के समान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, कि जलपूर्ण मशक के समान उदर में जो शब्द होता है वो कौन सी ग्रहणी का लक्षण है। तो घटी यंत्र, घटी मतलब होता है बेटा क्या, मशक, मशक मतलब वो जो होता है ना जलपूर्ण भरा हुआ घड़ा, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जो उधर ऐसे जैसे पेट में, स्टमक में पानी भर जाए, ठीक है, एसाइटिस वाले लक्षण। तो क्या होता है, इनका मुख्य लक्षण है ये, तथा यह असाध्यता का भी निर्देशक है, मतलब निदर्शक है कि ये असाध्य व्याधि है। इसे कुछ विद्वान अनुलोम क्षय भी कहते हैं। अनुलोम प्रतिलोम जब राजक्षमा बताया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा क्या होता है, अनुलोम क्षय भी कहते हैं। प्रायः यह व्याधि
असाध्य होती है, यह शस्त्र कर्म में भी कृच्छ साध्य होती है। ठीक है, इसके लक्षण निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे वो लेटेगा, लेटते समय उसको पीड़ा होगी, पार्श्व में शूल होगा। क्यों? लिक्विड इसके पेट में भरा होता है, तो जिधर लेटता है उधर ज़्यादातर लेफ्ट साइड में, तो क्या होता है उधर इकट्ठा हो जाता है, वहीं दर्द शुरू कर देता है। अत्यधिक दुर्बलता होना, ठीक है, मल त्याग के समय जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि का उत्पन्न होना, तो वही सब है जो है क्या कहते हैं घटी यंत्र ग्रहणी। ठीक है, राजग्रहणी क्या है, क्षतज ग्रहणी क्या है, उसके बाद क्षयज ग्रहणी और निर्मोक ग्रहणी। ठीक है, सापेक्ष निदान। ये बेटा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो है यहीं तक। अगला वीडियो इसका दूसरा पार्ट मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसको, ये नहीं कि इसको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको भी मैं यूट्यूब पे ही डालूंगा। ठीक है, तो इसका अगला वीडियो जो है अलग से बना दूंगा। अभी इतना आप पढ़िए। ठीक है, माधव निदान तक का जो ग्रहणी आप बताया है वहाँ तक। थैंक यू सो मच।